हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। एमकॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एमकॉम सेम 2 का सेकंड सेमेस्टर का, वीवीयू हजारीबाग। सब्जेक्ट है कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो हमारा क्वेश्चन होता है, एग्जाम जो होता है कॉरपोरेट टैक्स, ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें से 30 इंटरनल होता है और 70 का एक्सटर्नल। अभी हम लोग एक्सटर्नल एग्जाम का जो क्वेश्चन है ना, उसी को देखने वाले। इसमें से टोटल 10 क्वेश्चन होता है। टोटल क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे 10 होता है। 10 में हम लोग 5 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपलसरी होगा। रिमेनिंग 4 जो रहा, हम लोग को ये 10 में से 1 चला गया तो बचा 9। 9 में से हम लोग को 4 का आंसर करना होता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन का पैटर्न के बारे में था। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हम लोग को ये बताना है कि ये सब जो स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है ना, ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला पहला स्टेटमेंट क्या है? इनकम टैक्स इज अन इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो हमारे जो टैक्स का टाइप होता है ना, ये बेसिकली टैक्स दो टाइप का होता है। एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जो भी टैक्स है, वो या तो डायरेक्ट टैक्स होगा या तो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये एक बार हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ना, जो पेयर होता है, जो पेयर होता है मतलब जो टैक्स पेड कर रहा है, वही उसको फाइनली बियर भी करता है। फाइनली उसको बियर भी करता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ना, गवर्नमेंट जिससे टैक्स कलेक्ट कर रहा है, मतलब अगर कोई टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जिससे गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है, मतलब जो इस टैक्स का पेयर है, फाइनल बियर बियर इसका वो नहीं होता है। फाइनली कोई और बियर करता है, मतलब फाइनली किसी और के पॉकेट से ये टैक्स जाने वाला है। ठीक है, फाइनल इम्पैक्ट ऑन अदर पर्सन। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स का जो कुछ एग्जांपल है, हम लोग उसको देख लेते हैं। हम लोग अभी सबसे ज्यादा जो टैक्स सुनते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी बेसिकली जो है ना, ये गवर्नमेंट टैक्स, ये जीएसटी कलेक्ट किससे करता है? गवर्नमेंट सप्लायर से, मतलब जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है, जो सेल कर रहा है। ठीक है, बट जीएसटी लॉ में ऐसा प्रोविजन है कि जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है ना, वो इसको आगे ट्रांसफर कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, किससे? कंज्यूमर से, जो कस्टमर उसका है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सप्लायर है ना, यहाँ पे जो सप्लायर होता है, टैक्स उसको पेड करना होता है। जैसे अगर हमारा कोई एक दुकान है, हमारा एक शॉप है, तो हम जो गुड्स सेल करेंगे ना, सप्लाई करेंगे, उस पे गवर्नमेंट हमसे जीएसटी कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये पेड किसको करना होता है? सप्लायर को। बट जो जीएसटी लॉ है, उसमें ऐसा प्रोविजन है कि जो हम टैक्स पेड कर रहे हैं एज अ सप्लायर, ये हम फाइनली कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं। फाइनली हम कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम 1,000 का गुड्स सेल किए, और ऐसा अगर अभी हम मान लें कि 18% जीएसटी का रेट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट हमको क्या बोलता है कि 1,000 रुपए का तुम सेल किया, इस पे हमको 180 रुपए का टैक्स दे दो, मतलब जीएसटी दे दो।
ठीक है। बट ये जो 180 हम गवर्नमेंट को पेड करेंगे ना, गवर्नमेंट ये भी बोल रहा है, ऐसा भी लॉ बना के रखा है कि ये 180 तुम फाइनली जो तुम्हारा कस्टमर है उससे कलेक्ट कर लेना। मतलब कस्टमर से हम कलेक्ट अब कितना करेंगे, 1180। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेड कौन किया, जो सप्लायर है वो। बट फाइनली ये 180 बियर कौन कर रहा है, ये जो टैक्स का अमाउंट है ये बियर कौन कर रहा है, हम तो कस्टमर से कलेक्ट कर लिया ना, तो फाइनली बियर कस्टमर किया। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि जो पेयर होता है और जो फाइनली उसको बियर करता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होता है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली यही होता है। और दूसरा डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, यहाँ पे जो पेयर है वही उसको फाइनली बियर कर रहा है। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर हमारे इनकम पे टैक्स लगा, मेरा 10 लाख का इनकम है, ठीक है, 10 लाख पे जो हम टैक्स गवर्नमेंट को पेड किए, ठीक है, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, ये फाइनली हम किसी दूसरे से रिकवर नहीं कर सकते, ये फाइनली बियर भी हम ही को करना है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, पे भी हम ही कर रहे हैं और फाइनली इसको बियर भी हम ही करें, किसी दूसरे को ये पास ऑन नहीं कर सकते। बट जीएसटी में क्या हो रहा था, हम दूसरे को पास ऑन कर पाते थे। इसलिए जो जहाँ पे ये होता है पेयर और फाइनल बियरर दोनों सेम पर्सन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जहाँ पे पेयर और फाइनल इंपैक्ट जो है, फाइनली जो बियर कर रहे हैं दोनों डिफरेंट पर्सन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना, अभी इंडिया में मेनली डायरेक्ट टैक्स में केवल इनकम टैक्स ही आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है प्लस कस्टम। ठीक है, कस्टम का जो टैक्स है ये आता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, इनकम टैक्स इज अन इनडायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये रॉन्ग बोल रहा है ना, गलत है, फॉल्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैपिटल रिसिप्ट कांट बी टैक्सेड एज टैक्सेबल इनकम। जो कैपिटल रिसिप्ट होगा ना, इसको हम लोग एज अ इनकम, ये टैक्सेबल इनकम नहीं होता है, मतलब इस पे टैक्स लगने वाला, यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, हम लोग को ये समझना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा रिसिप्ट होता है ना, ठीक है, ये मेनली दो टाइप का हो सकता है, एक रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, जो हमारा रेकरिंग नेचर का होता है, जो हम लोग डेली जिस टाइप का जो पैसा, जिस टाइप का इनकम हमारे पास आता रहता है। जैसे अगर हमारा एक दुकान है तो हम का हमारा मेन एक्टिविटी क्या हो गया, गुड्स को सेल करना। अगर हमारा बुक का दुकान है तो हमारा मेन एक्टिविटी क्या हो गया, बुक को सेल करना। तो जो बुक को सेल करने से मेरे पास रिसिप्ट आ रहा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट, जो रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग नेचर मतलब जो डेली हम लोग को मिलता है। ठीक है, हमेशा आते रहता है उस टाइप का रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो हम लोग को डेली डे टू डे बेसिस पे नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे अगर हमारा जो अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे, एक बुक का दुकान है, हमारे पास एक कंप्यूटर था, हम उसको सेल कर दिए। तो कंप्यूटर को सेल करने से जो हमारे साथ पास इनकम आया, रिसिप्ट आया, वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेकरिंग नेचर का नहीं, ये हमारा नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ये हमारा रेकरिंग नेचर का होता है। अब इनकम टैक्स में जो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है ना, ये तब तक टैक्सेबल होगा जब तक उसके बारे में कोई एग्जेम्पशन ना हो। फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट जो हमारा होता है ये ऑलवेज टैक्सेबल होता है, हमेशा इस पे टैक्स लगता है, जब तक इनकम टैक्स में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ना हो कि ये रिवेन्यू रिसिप्ट एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तब तक ये रेवेन्यू रिसिप्ट जो हमारा है हमेशा टैक्सेबल होगा। मतलब जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट हमको मिला ना, उस पे हमको टैक्स देना है, टैक्सेबल इनकम का ही पार्ट होगा। कब नहीं होगा, जब उसके बारे में कोई वैसा रेवेन्यू रिसिप्ट हमको मिला है, कोई रिसिप्ट मिला है जिसके बारे में इनकम टैक्स में स्पेसिफिक प्रोविजन है कि इस पे टैक्स लगने वाला नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट का कुछ इस टाइप का टैक्स पॉइंट है। ठीक है, इस टाइप से ये टैक्सेबल होता है, मतलब ये ऑलवेज टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कब नहीं होगा, जब स्पेसिफिक प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्सेबल नहीं होने वाला है। दूसरा, कैपिटल रिसिप्ट जो होता है ना, ये जनरली एग्जेम्प्ट होता है, जनरली एग्जेम्प्ट होता है, मतलब जनरली इस पे टैक्स नहीं लगता। बट इस पे टैक्स कब लगेगा, जब इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है कि नहीं, इस पे टैक्स तो लगना ही लगना है।
कहने का मतलब ये है कि जो कैपिटल रिसिप्ट है ना, इस पे टैक्स जनरली नहीं लगता है। बट अगर इनकम टैक्स में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है कि नहीं इस पे टैक्स लगेगा ही लगेगा, तो हम लोग को देना पड़ेगा। जैसे हम लोग कैपिटल गेन वाले हेड में क्या पढ़ते हैं कि कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से जो गेन होगा या इनकम होगा वो कैपिटल गेन होता है और वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, मतलब कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से जो गेन हुआ वो क्या हो गया, कैपिटल गेन या तो कैपिटल इनकम, और वो एक टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट जो होता है जनरली टैक्सेबल नहीं होता है, बट अगर कुछ प्रोविजन तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रहा है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, कैपिटल रिसिप्ट कांट बी टैक्सेड, मतलब उसको उस पर टैक्स लग ही नहीं सकता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। ठीक है, इस पे टैक्स लग सकता है। ठीक है, अगर वैसा प्रोविजन दिया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में कि इस रिसिप्ट पे, इस कैपिटल रिसिप्ट पे टैक्स लगने वाला है, तो टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इसमें क्या बोल रहा है, इनकम इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज रिसीव्ड इन मनी। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इनकम हमारा तभी टैक्सेबल होगा ना जब हम लोग मनी में रिसीव किए, मतलब कैश में रिसीव किए। अगर कैश में रिसीव नहीं किए तो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों, इसको हम लोग समझते हैं। इनकम जो टर्म है ना, इनकम जो टर्म है ये डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 में। ठीक है, सेक्शन 2, इसमें इनकम को किस तरह से डिफाइन किया गया ना, अगर हम लोग जो इनकम का डिफिनेशन है सेक्शन 2 में, उसको अगर हम लोग रीड करेंगे तो वहां पे हम लोग को ये पता चलेगा कि इनकम कैश में हो या काइंड में हो, दोनों केस में टैक्सेबल है। ठीक है, या तो अगर हमको कैश के फॉर्म में इनकम मिला है तो भी उस पर टैक्स लगने वाला है। अगर काइंड के फॉर्म में मिला है, काइंड कहने का मतलब नॉन कैश के फॉर्म में मिला है, तो भी उस पर हम लोग को टैक्स देना ही होगा। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। हम लोग सैलरी हेड में ये पढ़े हैं, सैलरी हेड में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय को ना कोई पर्क मिलता है, पर्क या तो पर्क्यूजिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर से कोई पर्क मिल रहा है, फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय को अगर कुछ पर्क मिलता है, पर्क्यूजिट मिलता है, किससे, एम्प्लॉयर से, तो उस पे भी हम लोग ये पढ़े हैं कि उस पे भी टैक्स देना होता है। उसको, उसका भी वैल्यूएशन करके हम लोग उस पे टैक्स, उसको टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय है, इसको एम्प्लॉयर से मिला है रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब क्या हो गया, एक ऐसा घर मिल गया, एक घर दे दिया जिसके बारे में बोल दिया कि इसमें इसमें तुम रहो। ठीक है, इसके लिए तुमको पैसा नहीं देना। ये कौन बोला है, एम्प्लॉयर, जो उसके पास एम्प्लॉई है। अब एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जो रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला ये उसके लिए एक पर्क हो गया, और इसका भी हम लोग वैल्यूएशन करके ना इसको भी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसका भी वैल्यूएशन करके हम लोग टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हमको कैश में मिला, मतलब जो सैलरी मिलता है वो तो हमारा टोटल इनकम का पार्ट होता ही है, टैक्सेबल इनकम का। जो काइंड में भी मिल रहा है ना उस पे भी हम लोग को टैक्स देना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या था, इनकम इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज रिसीव्ड इन मनी। जब ये केवल मनी के फॉर्म में रिसीव्ड होगा तभी टैक्स लगेगा। गलत बोल रहा है ना, टैक्सेबल तभी हो जाएगा जब काइंड के भी फॉर्म में मिले, मतलब नॉन केस फॉर्म में मिले तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे डी नंबर का क्वेश्चन क्या है। इसमें बोल रहा है इन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स फ्री। जो एग्रीकल्चर इनकम होगा ना उस पे टैक्स नहीं लगता है, तो ये सही बोल रहा है। ठीक है, जो सेक्शन 10(1) है इनकम टैक्स का, सेक्शन 10(1), इनकम टैक्स का जो है सेक्शन 10(1), इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10(1), वहां पे ये प्रोविजन है कि एग्रीकल्चर इनकम जो होगा ना ये एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट कहने का मतलब हो गया उस पे टैक्स लगने ही वाला नहीं, उसको टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम जो ये टैक्स फ्री है, क्यों, क्योंकि ये सेक्शन 10(a) में इस टाइप का प्रोविजन है, सेक्शन 10(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, अ पर्सन कैन बी, a person can be resident in more than one country।
ठीक है, कोई पर्सन एक से ज्यादा कंट्री में रेसिडेंट हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली है सेक्शन 6 से रिलेटेड। सेक्शन 6 क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 6 में क्या दिया हुआ है? रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? इसमें बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस का इंपॉर्टेंस क्या है ना, कि किसी पर्सन का कौन सा इनकम पे टैक्सेबल होगा ना, वो डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे। जैसे अगर हम इंडिया के कोई पर्सन है, हमारा कोई इनकम हुआ अमेरिका में, तो उस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिपेंड कर रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस पे। रेसिडेंशियल स्टेटस से ये डिसाइड होता है कि हमारे इनकम के स्कोप में कौन कौन सा किस किस सोर्स का इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस का इंपॉर्टेंस होता है। वहां पे ये होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है ना, किसी पर्सन का 3 कैटेगरी का हो सकता है। आगे हम लोग इसको भी देखते हैं। या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या तो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अ पर्सन कैन बी रेसिडेंट इन मोर देन वन कंट्री। जैसे कोई पर्सन अगर हमारे कंट्री में, ठीक है, इंडिया में अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है, तो ये दूसरे कंट्री में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है या नहीं, ये उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है अगर दूसरे कंट्री का वैसा प्रोविजन होगा जिसको वो फुलफिल कर दे रहा है। जैसे अगर हम इंडिया के पर्सन थे, हम रहने लगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं दूसरे कंट्री में, और वहां का जो रेसिडेंशियल स्टेटस का प्रोविजन है उस कंट्री का, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर हम वहां का कंडीशन फुलफिल कर दे रहे हैं, तो वहां के भी हम रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में अगर शॉर्ट में हम लोग समझे, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का है कि 182 डेज अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में रहता है, ठीक है, इस टाइप का कुछ एक प्रोविजन है, तो उसको रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो अगर दूसरे कंट्री में कुछ वैसा प्रोविजन होगा कि नहीं, वहाँ पे 60 डेज में ही किसी को रेसिडेंट मान लिया जाता है, तो ठीक है, अगर वहाँ का प्रोविजन हम फुलफिल कर देंगे तो वहाँ का भी रेसिडेंट हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अ पर्सन कैन बी रेसिडेंट इन मोर देन वन कंट्री। कैसे? यहाँ का भी रेसिडेंट हो सकता है, अगर दूसरा कंट्री जहाँ का हम बात कर रहे हैं वहाँ का भी कंडीशन फुलफिल कर दिया, वहाँ का लॉ में जो प्रोविजन है उसको हम फुलफिल कर दिए, तो वहाँ के भी रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सही है। आगे क्या है? ये क्वेश्चन था, पर्सन कैन बी रेसिडेंट इन मोर देन वन कंट्री, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन था आगे का, एफ नंबर, अ कंपनी में बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन अ ईयर। अ कंपनी में बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन अ ईयर। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरह से समझते हैं। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन का मीनिंग देखेंगे ना, तो यहाँ पे टोटल पर्सन के डिफिनेशन में 7 टाइप के पर्सन को इंक्लूड किया जाता है। 7 टाइप के पर्सन को इंक्लूड किया जाता है। पहला इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को भी इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन बोला जाता है। अगर कोई कंपनी है तो उसको भी यहाँ पे पर्सन बोला जाता है। एचयूएफ है तो उसको भी यहाँ पे पर्सन बोला जाता है। फर्म है तो फर्म को भी यहाँ पे पर्सन बोला जाता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो इसको भी यहाँ पे पर्सन बोला जाता है। इसके बाद आता है लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, ये टोटल 7 टाइप का पर्सन है जिसको इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये 7 टाइप है। 7 टाइप का पर्सन, 7 कैटेगरी का पर्सन हो सकता है जिसको पर्सन में यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स एक्ट में जब पर्सन बोल रहा है ना, तो ये सातों उसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, पर्सन मतलब एक कंपनी भी पर्सन है, इंडिविजुअल भी पर्सन है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद अगर जब हम लोग सेक्शन 6 को समझेंगे, तो यहाँ पे क्या किया गया ना, पर्सन को जो कैटेगराइज किया जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस के पर्पस के लिए, इसमें क्या किया गया ना, जो पर्सन हमारा है ना, जो पर्सन है
रेसिडेंशियल स्टेटस के पर्पज से इसको कैसे हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक तो हो गया पर्सन में हमारा कौन कौन आता है, 7 टाइप का पर्सन आता है। उसमें जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है और एचयूएफ है, इसको एक कैटेगरी में रखते हैं, और दूसरा अदर पर्सन, मतलब जो अदर 5 बच गया। टोटल 7 पर टाइप का पर्सन था ना, उसमें से इंडिविजुअल और एचयूएफ को एक साइड रखते हैं और अदर पर्सन को एक साइड रखते हैं। अदर्स यहाँ पे हम लोग देते रहे, ठीक है। अब इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को रेसिडेंशियल स्टेटस के पर्पज से 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे पहले या तो यहाँ का इंडिया का रेसिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं समझना। ये प्रोविजन है सेक्शन 6 का, सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें बताया गया है रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। उसमें क्या बोलता है कि कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है ना, ये यहाँ का या तो रेसिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। कैसे होगा ये, उसका जो प्रोविजन है उसके बेसिस पे, ठीक है। वो प्रोविजन हम लोग देखेंगे, प्रोविजन क्या है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। उसके बाद अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है तो फिर इसको क्लासिफाई किया जाता है, मतलब इंडिविजुअल या एचयूएफ कोई रेसिडेंट हो गया तो या तो ये यहाँ का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है। मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ को रेसिडेंशियल स्टेटस के पर्पज से हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और तीसरा नॉन रेसिडेंट, ठीक है। बट जो अदर पर्सन रह गया, मतलब कंपनी हो गया, फर्म हो गया, इसका क्लासिफिकेशन जो होता है ना रेसिडेंशियल स्टेटस के पर्पज से, ये 2 ही होता है, या तो ये रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। मतलब इसमें फिर यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है, जिस तरह से इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में हो रहा था, ये फर्दर क्लासिफिकेशन हो रहा था ना ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, उस तरह से यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे या तो अदर पर्सन मतलब कोई कंपनी या तो फर्म रेसिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेसिडेंट हो सकता है, यहीं तक, इससे आगे नहीं होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अ कंपनी में नॉट बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एक कंपनी नहीं हो सकता, तो करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का यहाँ पे तो कुछ प्रोविजन ही नहीं है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का प्रोविजन किसके लिए है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट, ये स्टेटमेंट जो हमारा था एफ नंबर, ये करेक्ट हो गया। एक बार इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, हो सकता है ये अभी पूछा है कंपनी के बारे में, कल एग्जाम में पूछते हैं इंडिविजुअल या एचयूएफ के बारे में, तो हम लोग यहीं से समझ के इसको आंसर करेंगे। इंडिविजुअल और एचयूएफ होता है, ये या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या तो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। बट अदर कंपनी जो होता है, अदर पर्सन जो होता है, या तो ये रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा, ये 2 ही कैटेगरी में हो सकता है, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल परक्विजिट्स आर टैक्सेबल, मतलब जो भी किसी इंप्लॉय को पर्क मिलता है ना उसके कंपनी से, वो सारा टैक्सेबल होता है। यहाँ पे ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहा है, तो ये गलत है। गलत क्यों, हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है। जो पर्क हमको मिलता है ना कंपनी से, जो पर्क हमको मिलता है हमारे इंप्लॉयर से, ये इसको हम लोग टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया जो फुली टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल कहने का मतलब उसमें पूरा टैक्स लगने वाला है। दूसरा होता है जो पार्शियली टैक्सेबल है, पार्शियली टैक्सेबल कहने का मतलब उसका वैल्यू निकालेंगे, जो भी पर्क मिला, पर्क मतलब क्या हो, तो कैश में नहीं मिला होगा, कुछ फैसिलिटी मिला होगा, ठीक है। पर्क वही ना होता है, पर्क या पर्क्विजिट, ठीक है। जो हमको नॉन कैश में मिलता है, नॉन कैश में मतलब फैसिलिटी कुछ मिला है, जैसे कंपनी से घर मिल गया, गाड़ी मिल गया, तो ये सबको हम लोग पर्क या पर्क्विजिट बोलते हैं। तो इसमें से कुछ ऐसा होता है जो फुली टैक्सेबल होता है, मतलब उसका जो भी वैल्यू आएगा उस फैसिलिटी का, उस पे पूरा टैक्स लगने वाला है। दूसरा होता है जो पार्शियली टैक्सेबल होता है, पार्ट टैक्सेबल होता है। और तीसरा होता है जो फुली एग्जेम्प्ट होता है, मतलब उसमें बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगने वाला है। यहाँ का स्टेटमेंट क्या था, ऑल परक्विजिट आर टैक्सेबल, मतलब जो भी परक्विजिट मिलेगा ना वो हमेशा टैक्सेबल होगा। ये इनकरेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ तो हमारा एग्जेम्प्ट भी होता है ना। जैसे अगर हम ऑफिस में है ना, ऑफिस में काम कर रहे हैं किसी कंपनी के पास, ठीक है, किसी कंपनी के अंदर, तो कंपनी हमको ऑफिस आवर में जो स्नैक्स वगैरह दे रहा है ना, वो भी एक टाइप का परक्विजिट ही है, एक टाइप का पर्क ही है, और वो हमारा टैक्सेबल नहीं होता, वो फुली एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है।
हमेशा टैक्सेबल नहीं होगा, कभी टैक्सेबल होता है, कभी एग्जेम्प्ट होता है और कभी पार्शियली टैक्सेबल होता है। इसके बाद आगे का क्या क्वेश्चन है, आगे का क्या स्टेटमेंट है, टैक्स अवॉइडेंस इज पनिशेबल क्राइम। जो हम लोग टैक्स अवॉइड करते हैं ना, ये पनिशेबल क्राइम है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है ना, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। टैक्स इवेशन जो होता है ये पनिशेबल क्राइम होता है, टैक्स अवॉइडेंस जो होता है ना पनिशेबल क्राइम नहीं होता है। इससे रिलेटेड हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसको डिस्कस कर देंगे। अभी के लिए बस हम लोग इसको इनकरेक्ट मान ले रहे हैं। टैक्स इवेशन जो होता है वो पनिशेबल क्राइम होता है, टैक्स अवॉइडेंस जो होता है ये पनिशेबल क्राइम नहीं है। बेसिकली टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है ना, अगर शॉर्ट में समझे तो इनकम टैक्स एक्ट में जो लॉफुल है, ठीक है, जो हमारा उसमें डिमेरिट है, उसका हम लोग बेनिफिट लेके ना हम लोग अपना टैक्स अवॉइड करते हैं, वो हमारा होता है टैक्स अवॉइडेंस। इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए यहीं तक इसको, अभी इस पे हम लोग ज्यादा नहीं जा रहे हैं। दूसरा देखते हैं आगे का स्टेटमेंट क्या है, पेन मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर, ये करेक्ट है। पेन का यही होता है फुल फॉर्म, परमानेंट अकाउंट नंबर। इससे मिलता जुलता एक होता है टेन, टेन का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो टेन के बारे में भी पूछ सकता है कि टेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग ये याद रखेंगे। आगे क्या बोल रहा है, एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस ऑलवेज रिमेन सेम। किसी हाउस प्रॉपर्टी का ना, किसी हाउस का एनुअल वैल्यू हमेशा सेम होगा। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एनुअल वैल्यू होता क्या है। एनुअल वैल्यू कहने का मतलब हो गया एनएवी। एनुअल वैल्यू मतलब एनएवी, जिसको हम लोग नेट एनुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ये कैसे निकलता है, जीएबी में हम लोग लेस करते हैं क्या, म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड, ठीक है। इसको जब हम लोग लेस करते हैं तो हमारा डिफरेंस क्या आता है, जो इसी को हम लोग बोलते हैं एनएबी या एनुअल वैल्यू। तो ये बोल रहा है कि ये ऑलवेज सेम होगा, मतलब हमेशा ये सेम ही आएगा हर एक ईयर में। तो ये इनकरेक्ट बोल रहा है। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम म्युनिसिपल टैक्स हमेशा एक ही पेड करें। हो सकता है इस साल पेड किए, नेक्स्ट साल पेड नहीं किए, ठीक है। तो उस केस में हमारा एनएबी कम या ज्यादा आ सकता है। दूसरा, ये भी तो गारंटी नहीं है कि हमारा जीएबी हमेशा सेम हो। जीएबी हमारा कैसे निकलता है, वहां पे हमारा जो एक्चुअल रेंट है वो सब भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके कारण हमारा जीएबी भी हर एक साल वेरी कर सकता है, जीएबी भी और म्युनिसिपल टैक्स भी वेरी कर सकता है, जिसके कारण एनएबी हमारा हमेशा फिक्स नहीं होगा, एक ही नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर जो अभी हम लोग समझ रहे थे कि यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स किसी साल 1000 पेड किए तो जी एनएबी अलग आया होगा, किसी साल 800 पेड किए अलग आएगा, किसी साल पेड ही नहीं किए तो एनएबी ऑब्वियसली अलग आएगा। हर एक साल कहाँ से सेम होगा। जीएबी में भी उसी तरह से है। यहाँ पे क्या होता था, जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट होता था और जो हमारा एक्चुअल रेंट होता था, ये दोनों को कंपेयर करके हम लोग जीएबी निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा अलग हो सकता है, हो सकता है एक्चुअल रेंट हमारा हर एक साल चेंज होते जाए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे था। तो ये था हमारा जो ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारा हो चुका है, टोटल 10 क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें 6 7 8 10, ठीक है, हाँ 10 ही क्वेश्चन था। तो ये हो चुका है। बाकी का जो नीचे का क्वेश्चन है इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।